Hello everyone, this is Shalini Mishra and welcome to A to Z Studies. So कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। यानी कि समाजशास्त्र का उद्भव और विकास कैसे होता है, उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, उन पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। आखिर हमारा विषय है समाजशास्त्र, तो क्यों करके इसका उद्भव हुआ, कैसे कैसे विकास हुआ, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। हम जानते हैं कि हजारों हजार सालों से समाज की जो समस्याएं हैं उन पर विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अरस्तु का जो पॉलिटिक्स बुक है ना, इस बात का प्रमाण है कि सदियों से विचार विमर्श होता चला आ रहा है समाज की समस्याओं पर। लेकिन ये जो समस्याएं जो जिन पर विचार विमर्श हो रहा था, वो समस्याएं किस दृष्टिकोण से देखी जा रही थी? तो कहीं या तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखी जा रही थी, या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखी जा रही थी, या फिर दार्शनिक दृष्टिकोण से देखी जा रही थी। दार्शनिक दृष्टिकोण से इन पर बातचीत हो रही थी। ठीक है, समस्याएं तो पूरे विश्व में मौजूद थी, लेकिन कौन सा दृष्टिकोण का उपयोग हो रहा था? भाई अरस्तु भी थे, सुकरात भी थे, कौटिल्य भी थे, अनेक हमारे दार्शनिक, हमारे जो विचारक हैं, वो उन्होंने बात की। लेकिन समाजशास्त्र के रूप में, यानी कि समाज का अध्ययन करने वाले विषय समाजशास्त्र का उद्भव सबसे बाद में हुआ। आखिर क्यों, क्या कारण रहा? समाजशास्त्र आधुनिक विषय है, सबसे नया विषय, सबसे बाद में आने वाला विषय। और इसके पीछे कारण ये रहा कि व्यक्ति ने अपने चारों तरफ के पर्यावरण में जितनी चीजें मौजूद थी उन पर बात करनी तो शुरू कर दी। चांद, तारे, वर्षा क्यों होती है, तूफान क्यों आते हैं, पृथ्वी कैसी है, गोल है, मौसम का परिवर्तन, पास्ट को जानने का प्रयास, सब पर बात करना शुरू किया। लेकिन खुद अपने व्यवहारों में, खुद अपने संबंधों पर बहुत देर से उसने विचार करना शुरू किया। तो पूरे विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो उसके लिए तो नया विषय है ही, हमारे भारत के लिए तो बिल्कुल अति आधुनिक है। समाज की समस्याओं को जानने का जो एक तरीका है, जो एक सिस्टमैटिक तरीका है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने वाला जो ये विज्ञान है, ये है समाजशास्त्र। इसीलिए समाजशास्त्र समाज का विज्ञान कहलाता है। एक ऐसा विषय जिसमें समाज और उसके जितने भी पहलू हैं उसका बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारी अदर सोशल साइंसेस हैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया। इस तरीके से इन विषयों को प्रेजेंट किया जाता है, इन विषयों में क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक वैसे ही हमारे समाजशास्त्र में समाज और उससे संबंधित जो घटनाएं हैं, क्रियाएं हैं, संबंध है, व्यवहार है, उनका सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के जो जनक कहे जाते हैं ऑगस्ट कॉम्टे, वो भी इसी बात पे अड़े हुए थे कि समाज का अध्ययन करने वाला एक ऐसा विषय होना चाहिए, एक ऐसा शास्त्र बने जो कि समाज की समस्याओं का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का, सामाजिक संबंधों का साइंटिफिक तरीके से, यानी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर सके। और उसके लिए उन्हें अपना प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत भी दिया। लोगों ने पढ़ा होगा प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। तो ये पुराना विषय नहीं है, एकदम नया विषय है।
और इसको लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है ऑगस्ट कॉम्टे। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में भी वृद्धि होती चली जा रही है, समाजशास्त्र में भी काफी विकास हुआ है, इसके विषय क्षेत्र में भी काफी परिवर्तन आए हैं, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इस विषय के विकास में अगर देखा जाए तो दो क्रांतियां बेहद महत्वपूर्ण रही। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी और दूसरा औद्योगिक क्रांति। 19वीं सेंचुरी में जो दो रेवोल्यूशन हुए उन्होंने कमाल कर दिया, ये बिल्कुल हलचल मचा दी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने तो बिल्कुल समाज को जैसे कहते हैं ना उठा पटक की स्थिति में ला दी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो या फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, जहां एक तरफ ये परिवर्तन ला रहे थे वही दूसरी तरफ समाज में समस्याओं का अंबार भी लगा रहे थे। बहुत सारे तौर तरीकों में परिवर्तन आ रहा था, सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे। अब इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों में, जनसाधारण में ये लगा, उनके अंदर भी चेतना आई, उनके अंदर भी जिज्ञासा हुई, उनके अंदर भी ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर अब क्या होगा आगे। इन जो नई परिस्थितियां हैं, ये जो रेवोल्यूशन के बाद जो नई स्थितियां पैदा हो रही है उसमें कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, उसमें कैसे रहना है, उसमें संबंध का प्रकार क्या होगा। क्योंकि देखिए पुराना कुछ टूटता है और नए का जब सृजन हो रहा होता है उसके बीच में बड़ी ट्रांजिशन की स्थिति होती है। बदलाव ठीक है, बदलाव आना अच्छी बात है, परिवर्तन आना अच्छी बात है, बट बहुत सारी समस्याएं भी लेकर के आता है। तो जो दो ये क्रांतियां हुई, एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसने लोगों की जिज्ञासा को जागृत कर दिया। जो दशाएं और दिशाएं जो उस समय उत्पन्न हुई, उसने लोगों के अंदर ये जिज्ञासा पैदा कर दी कि आखिर ये जो समाज है इसमें हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है, समाज में हमें कैसे रहना है, समाज में जो उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनसे हमें कैसे पार पाना है। तो एक नए तरीके का सामाजिक चिंतन का विकास हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप ये नवीन विषय अवतरित हुआ। ये जो नवीन विषय है ये अमेरिका में एक विज्ञान के रूप में कब आया था, 1876 में आया था, फ्रांस में 1889 में आया और इंग्लैंड में 1960 में प्रारंभ। और बाकी सभी देशों की अगर हम बात करें तो ये जो विषय है प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ। सामाजिक पहलुओं के अध्ययन की अगर देखा जाए तो बहुत ही लंबी परंपरा रही है, लेकिन समाजशास्त्र विषय एक संस्थागत तरीके से कैसे इसका इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट होता है, ये 19वीं सेंचुरी में हुआ और इसको लाने का जो श्रेय है वो जाता है ऑगस्ट कॉम्टे को। जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, ऑगस्ट कॉम्टे। 1838 का वो समय था जब इन्होंने ये टर्म दिया, सोशियोलॉजी नाम दिया। समाज के अध्ययन करने वाले विषय को सोशियोलॉजी नाम देने का जो काम किया गया है वो ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा किया गया। 1838 ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो 19वीं सेंचुरी में समाजशास्त्र के विकास में बहुत सारी बौद्धिक और भौतिक परिस्थितियों ने भी सहायता प्रदान की, जिसमें अगर हम देखें 4 बौद्धिक परिस्थितियों को, टीबी बोटोमोर यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया आप लोगों के लिए। टीबी बोटोमोर का कहना है कि 4 परिस्थितियां जो है वो कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल फिलोसफी, इतिहास का दर्शन, विकास के जैविक सिद्धांत और सामाजिक और राजनीतिक सुधारात्मक जो आंदोलन थे, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
समाजशास्त्र विषय के इमरजेंस में, समाजशास्त्र विषय के उद्भव में। पॉलिटिकल फिलॉसफी, भाई जाहिर सी बात है, अगर समाज में परिवर्तन आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं वहां की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें भी चेंज आएगा, विचारधारा में परिवर्तन होगा, लोगों का जो सोचने का तरीका है वो भी चेंजिंग फॉर्म में लगेगा, है ना। इतिहास का दर्शन, क्योंकि फिलोसफिकल वे से सारी चीजें समय देखी जाती थी। अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी के पहले अगर देखा जाए चीजों को फिलोसफिकल टर्म में देखा जाता है, जैसे हमारे विचार रखे दार्शनिक आधार पे ही सारी चीजों को देखने और समझने का, मतलब दार्शनिक आधार यानी कि तर्कपूर्ण तरीके से ही वो देखने का प्रयास करते थे समाज की समस्याओं। संदर्भ अलग अलग होते थे, जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक संदर्भ हो सकता था, आर्थिक संदर्भ हो सकता था, सामाजिक संदर्भ में भी देखते थे, लेकिन वो फिलोसफिकल होता था। ठीक है। उद्विकास के जो जैविक सिद्धांत थे, बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और सामाजिक और राजनीतिक सुधारात्मक आंदोलन, ये चारों परिस्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी कि अब समाज की समस्याओं को सिस्टमैटिक तरीके से देखा जाए। इतिहास का दर्शन और सामाजिक सर्वेक्षण ने प्रारंभ में महत्वपूर्ण योगदान दिया सबसे पहले तो। ठीक है। जिसका जो जो कहते हैं ना स्टार्टिंग जो की गई, राजनीतिक दर्शन, इतिहास का दर्शन जो स्टार्ट किया गया वो किया गया पियरे के द्वारा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है, वीको के द्वारा। उसके बाद में मिलर, को देखेंगे, मॉन्टेस्क्यू को देखेंगे। ये ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपनी अपनी विचारधारा रखी। जैसे मैं कहूं तो ऑगस्ट कॉम्टे की विचारधारा का जो आधार था इन्हीं सब गुरुओं से, इन्हीं सब विचारकों का सम्मिलित प्रभाव था। देखिए, कोई विचारधारा एकदम ही अलग ही दुनिया से आई हो ऐसा नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ बेस होता है, समाज में पहले से कुछ मौजूद है, उसी से अडॉप्ट करते हुए ही नई विचारधारा का जन्म होता है। सेंट साइमन, हीगल, मॉन्टेस्क्यू, मिलर, विको, ये ऐसे महत्वपूर्ण विचारक जिन्होंने, कहते हैं कि एक आधारशिला प्रदान की समाजशास्त्र विषय के उद्भव के लिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेंट साइमन गुरु थे, सेंट साइमन गुरु थे किसके? ऑगस्ट कॉम्टे के। ऑगस्ट कॉम्टे ने इन्हीं से प्रभावित होकर के समाजशास्त्र जैसे विषय को स्थापित करने का काम किया। ये जो समाज की ये जो नई धारणा आई, जो कि राज्य की धारणा से एकदम अलग थी, वो हमारे इतिहासकारों की ही देन है। अब कैसे, तो इसको भी समझ लेते हैं। सामाजिक विचारधारा के आपके पास में बुक होनी चाहिए सामाजिक विचारधारा, जो कि आर.एन. मुखर्जी की है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, बहुत जरूरी है भाई, बुक्स तो हमेशा ही जरूरी। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अच्छी बात है, बट कुछ कुछ बुक्स आपके पास में हो तो आपके लिए भी वो हमेशा के लिए बहुत अच्छी चीज है। सामाजिक विचारधारा, आर.एन. मुखर्जी की।
उसमें आप देखिए थिंकर, पूरे थिंकर्स का जो है आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जो क्लासिकल थिंकर्स है। तो सामाजिक विचारधारा के क्रम में अगर देखा जाए तो सामाजिक जीवन की जो गंभीर समस्याएं हमें देखने को मिलती थी, जैसे मैंने कहा कि समस्याएं सदैव से मौजूद रही हैं, और जब कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तो फिर वो विचार विमर्श का विषय बन जाती है। विचारक या मनुष्य या साधारण मनुष्य भी उस विषय के बारे में अपना विचार प्रकट करते हैं, और जिसका सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन हो जाता है, और यही सामाजिक विचारधारा के रूप में हमें दिखता है। सबसे पहले प्लेटो का नाम आता है इसमें। यूरोप में समाजशास्त्री सिद्धांतों की जो विवेचना है सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के द्वारा करी गई थी। इन्होंने सबसे पहले सावयवी उपागम का प्रयोग किया था प्लेटो ने। इन्होंने ही सबसे पहले ये चीज कही थी कि जो समाज है वो एक शरीर की तरह है। जैसे शरीर के कई अंग होते हैं, वो सब अंग मिल करके जो है काम करते हैं, ठीक वैसे ही समाज के विभिन्न प्रकार के अंग हैं। समाज के विभिन्न अंग होते हैं, अंग अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन तभी ये सारे अंग एक साथ मिलकर के समाज की व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। इस प्रकार से ही हमारा जो समाज है वो चलता है, इसी प्रकार से हमारा जो समाज है वो संगठित रहता है। तो जो ये सावयवी उपागम का प्रयोग किया गया यूरोप में, अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्लेटो के द्वारा किया गया। एक दूसरे से अलग तो है हमारे अंग, हमारे शरीर के, लेकिन एक दूसरे पे आधारित है, डिपेंडेंसी है। ठीक वैसे ही समाज के भी अलग अलग अंग हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे पे आधारित है। प्लेटो ने अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी रिपब्लिक में इस बात को कहा कि व्यक्ति का व्यवहार जो है वो समाज की प्रकृति पर, समाज जैसा होगा वैसे ही व्यक्ति का व्यवहार होगा। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में इस बात का विवेचन किया कि व्यक्ति का व्यवहार समाज की प्रकृति पर निर्भर है। व्यक्ति व्यवहार उसी तरीके से करता है जिस तरीके का समाज होगा। अब यहाँ पे इस चीज को समझ लीजिए कि समाज, जैसे हम देखते हैं हमारा भारतीय समाज है, विदेशी समाज में अलग कल्चर है, भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो अलग कल्चर है, अलग संस्कृति है। हम वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हमारा समाज होगा। इसको हम पास्ट से लेकर के अभी तक भी देख सकते हैं, इसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी के अंदर भी देख सकते हैं। अब डिपेंड हमारा व्यवहार इस बात पे करता है कि हमारा समाज किस तरीके का है। मतलब यहाँ पे प्लेटो की नजरों में समाज जो है वो महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का व्यवहार उसी पर निर्भर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है ये भी देख लीजिए कि प्लेटो समाज को 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो शासक हो गया, दूसरा योद्धा, तीसरा कृषक और चौथा दास। इनकी बुक्स जो है वो भी आप फटाफट देख लीजिए। सब में सब सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया। एपोलॉजी है इनकी बुक, क्रिप्टो है, सिंपोजियम बुक है इनकी, रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है एंड लॉ है। ये कुछ बुक्स हैं प्लेटो की। प्लेटो के जस्ट अपोजिट, प्लेटो के ही शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु जो है ये प्लेटो के शिष्य थे। देखिए प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने भी सामाजिक समस्याओं तथा घटनाओं का व्यवस्थित वर्णन किया, और अरस्तु ने अपनी बुक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में ये लिख दिया कि जो समाज है वो व्यक्ति के व्यवहार पर डिपेंड करता है। व्यक्ति क्या सोचता है, व्यक्ति क्या अनुभव करता है, व्यक्ति की क्रियाएं कैसी हैं, उस पर समाज की जो संरचना है वो निर्भर करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिकता की मूल प्रवृत्ति व्यक्ति को समाज में रहने को प्रेरित करती है।
अरस्तु ने समाज को 3 भागों में बांटा था। एक तो इन्होंने संरक्षक समाज बताया, दूसरा सहायक समाज बताया और तीसरा इन्होंने मजदूर समाज बताया। अच्छा, यहाँ पे एपिक्यूरस भी आते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं। एपिक्यूरस का विचार ये है कि व्यक्ति ने अपने स्वार्थ पूर्ति का आनंद और सुख सुविधा और सुरक्षा के लिए ही जो है भावी समाज का निर्माण कर दिया और उसके पीछे कोई रीजन नहीं। देखो समाज क्या है, क्यों है, कैसे है, इसमें संबंधों का क्या प्रकार रहता है, संबंधों का क्या महत्व रहता है, उसके बारे में अलग अलग विचारकों की अलग अलग विचारधारा हमें देखने को मिल जा रही है। अभी हमने प्लेटो को देखा, फिर अरस्तु, फिर एपिक्यूरस, उसके बाद में आते हैं रूसो, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और रूसो के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी अपनी, यानी कि सामाजिक समझौता सिद्धांत। रूसो ने कहा कि बेसिकली ये अपने प्रजातंत्र के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। रूसो ने कहा कि ये कॉमन विल पावर पे, कॉमन विल पर डिपेंड करती थी। समाज हो या संस्कृति हो, इन सब चीज ये किस लिए है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है किस लिए ये जो समाज का निर्माण हुआ है या जो संस्कृति है, जो वास्तव में जो हमारी आधारशिला है, जो हमें जीवन हम कहते हैं ना, जो डे टू डे लाइफ हम जीते हैं, उसमें बेसिकली संस्कृति ही अपनी सबसे ज्यादा जो है बड़ी भूमिका निभाती है। तो जो समाज है, संस्कृति है, इसका निर्माण व्यक्तियों की सामान्य सहमति के द्वारा हुआ है, सामान्य इच्छा के द्वारा हुआ है, कॉमन विल के द्वारा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म में। हम एक कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म के तहत रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आवश्यकता है हमारी, आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? ऐसे तो हम जब कभी नाराज होते हैं, परेशान होते हैं, तो कहते हैं ना कि कोई जरूरत नहीं है, अकेले रह लेंगे। लेकिन क्या अकेले रहना और अकेले रह करके अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना पॉसिबल है? नहीं। उन्होंने कहा कि जो समाज का निर्माण हुआ है, उसकी जो आधारशिला है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक आम सहमति बनी होगी कि मिलकर साथ रहने में ही भलाई है। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें तो घने जंगल, एकदम प्राकृतिक वातावरण, कोई रहने की कोई सुविधा नहीं, कहीं भी छुपने की कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, जंगली जानवरों का भय, है ना, बहुत प्रकार की चीजें थी। और भाई प्राकृतिक परिस्थितियां इतनी भी एकदम विपरीत परिस्थितियों में रहते होंगे आदिम समाज के लोग, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया होगा कि भाई अकेले अकेले तो कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता है, ग्रुप बना करके रहो तो शायद बच जाए। और शायद यही कारण रहा होगा कि जो जो एसोसिएशन की फीलिंग है, जो सामाजिकता की भावना है, यहीं से जागृत हुई, ग्रुप में रहने की जो एक जरूरत है, यहीं से महसूस हुई होगी। क्यों? क्योंकि भय था, असुरक्षा की भावना थी, आवश्यकता की पूर्ति एक कारण थी, रोटी और कपड़ा मकान। भाई अकेले व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, जरूरत है। तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा रूसों ने कि सामान्य सहमति थी लोगों की, तो ही समाज का निर्माण हुआ, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। जन्म से, तो हम इनका एक स्टेटमेंट आया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है कि जन्म से मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में वो स्वतंत्र वो है नहीं, वो हर जगह जंजीरों से बंधा हुआ है। और इसी फॉर्म में इनकी बुक आई थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में आई थी। रूसो की ये बुक बहुत फेमस हुई।
उसके बाद आ जाते हैं हमारे सेंट साइमन। और सेंट साइमन जो है कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, दो दोस्त हैं, एक दोस्त जो है कहीं ना कहीं दूसरे दोस्त को मोटिवेट करते हैं कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए, तो वो दोस्त भी सोचता है हाँ ये तो ठीक है। वही भूमिका निभाई ऑगस्ट कॉम्टे के जीवन में सेंट साइमन। ऑगस्ट कॉम्टे के गुरु भी और मित्र भी सेंट साइमन, जिन्होंने दिशा दिखाई, जिन्होंने अपनी विचारधारा से कहीं न कहीं मोटिवेट कर दिया ऑगस्ट कॉम्टे को। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए एक अलग विषय का बनाने का जो सुझाव दिया गया वो सेंट साइमन के द्वारा ही दिया गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोशल फिजिक्स नाम दिया गया था। सोशियोलॉजी अभी हम जानते हैं ना, उसके पहले सोशल फिजिक्स नाम दिया गया था। सामाजिक भौतिकी, लेकिन सामाजिक भौतिकी जो ये शब्द था ये चुरा लिया गया था एक अन्य विचारक के द्वारा जिनका नाम था क्वेटलेट। क्वेटलेट ने अपने लिए ये शब्द जो है वो पेटेंट करा लिया था। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा है, सोशल फिजिक्स मैंने कहा है। तो सोशल फिजिक्स तो नाम नहीं पड़ा, उसके बाद में फिर ऑगस्ट कॉम्टे ने नेक्स्ट नाम दिया था सोशियोलॉजी। तो सेंट साइमन का आखिर क्या योगदान रहा? सेंट साइमन ने क्या योगदान दिया? ऑगस्ट कॉम्टे को किस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया? सेंट साइमन औद्योगिक क्रांति, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो उसके पश्चात जो नया समाज एक निर्मित हुआ उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि औद्योगिक समाज। साइमन और ऑगस्ट कॉम्टे चूंकि फ्रेंड, उन्होंने 1822 में प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इस बुक को लिखा, और जिसमें इन्होंने दर्शाया कि आखिर जो हमारी जो आगे आने वाला समाज है वो कैसा होगा, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, वो समाज, मतलब पूरा फिलोसफिकल वे में लिख डाला। इस संदर्भ में साइमन ने औद्योगिक समाज की तो अवधारणा दी ही थी, उन्होंने बताया भी कि देखो समाज हमारा किस तरीके से विकसित हुआ है। उस संदर्भ में और जो सेंट साइमन है उनका सामाजिक लॉ ऑफ प्रोग्रेस जो इन्होंने दिया था वो भी काफी ज्यादा मोटिवेट कर गया ऑगस्ट कॉम्टे। प्रगति का नियम यानी प्रगति का विचार इन्होंने जो दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा कर गया। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन सोसाइटी है अगर इसको हम देखें, झांके पास्ट में जाए और हम देखें किस किस तरीके से किन किन अवस्थाओं से हमारा जो मानवीय समाज है वो गुजरा है, तो उन्होंने कहा कि ये तीन अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, एक तो बहुदेववाद, दूसरा एक देववाद और तीसरा प्रत्यक्षवाद। का इतिहास में अगर झांक करके देखा जाए तो बहुदेववाद, एक देववाद और प्रत्यक्षवाद, ये बौद्ध मानव समाज, भाई सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो आज की डेट में धर्म का महत्व कम हुआ है ना। पहले ये धार्मिक था, उसके बाद में ये तात्विक हुआ, और उसके बाद में ये प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण यानी कि आधुनिक समाज को दर्शाता है। ठीक है, और यहीं से इन्हीं की विचारधारा से, सेंट साइमन की विचारधारा से ही ऑगस्ट कॉम्टे ने बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया। साइमन की अवधारणाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखो ज्यादा डीप में इन्हें नहीं पढ़ना है, इनसे रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी रिलेटेड थ्योरी है वो सारी की सारी आपको जान लेनी है इन शॉर्ट। जैसे कि अगर बाय चांस इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप कंफ्यूज ना हो कि ये कहां से पूछ लिया गया, तो पता ही नहीं।
हिस्ट्री में ये सब बेस रहे हैं ऑगस्ट कॉम्टे को, जिन्होंने मोटिवेट किया समाजशास्त्र विषय को स्थापित करने के लिए। तो सेंट साइमन ने औद्योगिक समाज की अवधारणा दी थी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सामाजिक जीव विज्ञान यानी कि सामाजिक सावयव की बात करी थी, ऑर्गेनिक सोसाइटी की बात करी थी इन्होंने। सामाजिक प्रगति का विचार जो कि बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और प्रत्यक्षवाद के रूप में हमें देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि 3 प्रकार के समाजों की इन्होंने बात करी थी। एक तो इन्होंने मिलिटेंट सोसाइटी बताई यानी कि सैनिक समाज, दूसरा कानूनी समाज और तीसरा औद्योगिक समाज। साइमन की ये 4 प्रकार की जो अवधारणा है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये तो रहे हमारे जितने भी विचारक मौजूद रहे हैं। अब पास्ट में अगर देखा जाए तो भाई जाहिर सी बात है कि समाजशास्त्र का कुछ ना कुछ तो आधार रहा होगा ना, तो उस आधार को समझना भी जरूरी है। तो जैसे देखा जाए कि वैसे तो हम देखते हैं कि समाज का जो अध्ययन है वो प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, लेकिन समाज के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए जरूरी हो गया कि समाजशास्त्र जैसे विषय का उदय हो, समाजशास्त्र जैसे विषय को लाया जाए। 1838 में इसको लाने का काम किया ऑगस्ट कॉम्टे ने। समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है ऑगस्ट कॉम्टे को, यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी। और उन्होंने जो अपनी कल्पना की थी, ये फ्रांस की जो औद्योगिक क्रांति थी उससे उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए की थी। जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रारंभ में इस विषय को सोशल फिजिक्स कहा गया था। जॉन स्टुअर्ट मिल आते हैं, सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पर इकोलॉजी शब्द के प्रयोग की बात कही उन्होंने। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान की संज्ञा भी दी थी। समाजशास्त्र विषय की परिभाषा प्रारंभ से ही देखा जाए तो क्योंकि समाजशास्त्र विषय ही ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। समाज की भाई बहुत ब्रॉड है, सीमा कोई निर्धारित करना कोई सरल कार्य नहीं है। अब इसमें कोई भी विचारक जब अपनी विचारधारा रखता है या इसको डिफाइन करने का काम करता है ना, कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करें भाई। एलेक्स इंकल्स ने अपनी बुक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र की परिभाषा को निर्धारित करने के 3 जो प्रकार हैं, 3 जो तरीके हैं वो बताए। इन्होंने कहा पहले तो देखा जाए कि ऐतिहासिक मार्ग, ठीक है, ऐतिहासिक मतलब यहां पर देखिए हिस्टोरिकल पाथ जिसे कहते हैं। ऐतिहासिक मार्ग, अब ऐतिहासिक मार्ग के अंदर क्या देखना है, जो जितने भी शुरुआती समाजशास्त्री रहे हैं या जितने भी शुरुआती विचारक रहे हैं, अगर समाजशास्त्र को परिभाषित करना है तो क्या देखना होगा कि जितने भी शुरुआती विचारक रहे हैं, आखिर उन्होंने जो अपनी विचारधारा दी, अपनी जो रचनाएं रची, उनका केंद्र बिंदु क्या था। मतलब कि उन लेखकों ने, उन विचारकों ने समाजशास्त्र का या समाज का अध्ययन करते समय किन तथ्यों को ध्यान में रख करके अध्ययन करने की बात की थी। अब इसमें कौन कौन से ऐतिहासिक मार्ग में कौन कौन से आ जाएंगे, हिस्टोरिकल थिंकर्स, जैसे हम देखते हैं ना, अगर कॉम्टे हो गए भाई, कॉम्टे हो गए, स्पेंसर हो गए, दुर्खीम हो गए, मैक्स वेबर हो गए, ये सब क्लासिकल थिंकर है हमारे। इन्होंने किस चीज पर फोकस किया है, समाज के जब अध्ययन की इन्होंने बात कही किस चीज पे फोकस है, तो उससे कहीं ना कहीं हमें ये एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें समाज शास्त्र विषय को कैसे परिभाषित करना है। इंकल्स ने ये कहा, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने कहा एम्पिरिकल पाथ, अनुभव आश्रित। इसके अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में जो समाजशास्त्री है वो किस तरीके का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये दिखाता है वर्तमान समय, ठीक है। बहुत सारे
सोशल रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारी शोध पत्रिकाएं छपती हैं, बहुत सारे लेख छपते हैं, उससे बहुत सारे संगोष्ठियां होती है, डिबेट्स होते हैं, उनके माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि वर्तमान समय में आखिर जो समाजशास्त्री हैं वो किस किस विषय पर फोकस कर रहे हैं, उनकी चिंतन की प्रणाली कैसी है, वो किन किन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, वो समाज के किन किन किस किस पार्ट पर फोकस कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो है एक फिर हमें मिल जाएगा ना, एक कहते हैं ना ओवरऑल जो व्यू है, ओवरव्यू जो है एक मिल जाएगा, और उसके चलते हम ये जान पाएंगे कि हमें समाजशास्त्र को किस तरीके से परिभाषित करना है। ये एलेक्स एंकल्स का मानना था। अब देखिए समाजशास्त्र में हम देखते हैं ना कि समाजशास्त्र में जैसे हम यूं तो कहते हैं कि भाई समाज का अध्ययन किया जाना है, लेकिन समाज की भी बहुत सारे अंग हैं, लाइक परिवार हो गया, विवाह हो गया, है ना, गांव हो गए, नगर हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, मेडिकल हो गया, हम्म बहुत सारे, जैसे हम देखते हैं ना फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आता है, एथनोमेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आता है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आता है, मतलब कमी नहीं है, बहुत 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 प्रकार है। तो जो वर्तमान समाजशास्त्री हैं वो किस तरीके से फोकस कर रहे हैं, तो हम देखते हैं बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सोशियोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस डेवलप हो रही कि इस नगरीय समाजशास्त्र में फिर किन चीजों का अध्ययन किया जाएगा। जाहिर सी बात है, नगर से संबंधित, नगर की संरचना से संबंधित, नगर में नगर की विशेषताओं को कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड किया जाएगा, नगरीकरण के प्रकार, नगरीकरण की प्रोसेस, सब कुछ उसमें, या चिकित्सा का समाजशास्त्र, या परिवार का समाजशास्त्र, या इस तरीके से, तो अलग 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 ब्रांचेस के रूप में हम देखते हैं वो डिफाइन किया जाता है। फिर विश्लेषणात्मक आता है, यानी कि एनालिटिकल पाथ। एनालिटिकल पार्ट का मतलब ये हुआ कि समाजशास्त्र को सिर्फ इसी आधार पर नहीं समझा जा सकता कि इसके प्रमुख प्रवर्तकों में किन किन विषयों का अध्ययन किया, या जो समकालीन समाजशास्त्री हैं वो क्या कर रहे हैं। इसको इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि हमारा अपना विवेक क्या कहता है, हमारी चेतना। भाई अगर हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, सोशियोलॉजी में हम सोशल रिसर्च कर रहे हैं, या हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो हमारी अपनी चेतना, हमारी अपनी बुद्धि, हमारा अपना तर्क क्या कहता है। हम विश्लेषण भी तो कर सकते हैं ना, समाज को देखते हुए, सामाजिक घटनाओं को देखते हुए, सामाजिक संदर्भों में। तो अगर हमें समाजशास्त्र विषय को परिभाषित करना है तो ये तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो हमें ऐतिहासिक मार्ग के थ्रू जो है वो देखना होगा कि समाजशास्त्र क्या है, दूसरा अनुभव आश्रित मार्ग के थ्रू देखना होगा, और तीसरा हमको खुद की अपनी चेतना का प्रयोग करना होगा। अब ओरिजिन ऑफ टर्म सोशियोलॉजी, द वर्ड सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम बोथ लैटिन एंड ग्रीक। तो ये ध्यान रखिएगा, लैटिन एंड ग्रीक दो वर्ड से मिलकर के हमारा जो सोशियोलॉजी शब्द है वो बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना सोशियस प्लस लोगस, ठीक है, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ये सबसे पहले जो कॉइन किया गया था, द लैटिन वर्ड सोशल मीन्स कंपेनियन, मतलब एक दूसरे का सहयोग करने वाला, एंड द लोगस मीन्स द स्टडी ऑफ। तो इस तरीके से इट वाज कॉइन्ड इन 1780 बाय द फ्रेंच एसेस इम्यूनल जोसेफ के द्वारा जो ये सोशियोलॉगस जो शब्द है वो दिया गया था बेसिकली, लेकिन इसको जो पहली बार यूज है वो किया गया ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, 1838 में इन्होंने ये शब्द दिया था, और कहीं भी कहीं कहीं आपको देखिए 1938 भी मिल सकता है ऑप्शन में, बट कंफ्यूज मत होइएगा, ये रॉन्ग होगा, 1838 इज करेक्ट। सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन आता है, हम देखते हैं कि स्टेट एग्जाम जो होते हैं ना उसमें परिभाषाएं वगैरह बहुत पूछी जाती है, अमुक परिभाषा किसने दी, अमुक जो स्टेटमेंट है किसने दिया है, तो समाजशास्त्र की परिभाषाएं भी इसलिए जान लेना जरूरी हो जाता है यहाँ पे। समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में देखा जाए तो समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में किसने किसने डिफाइन किया, तो देखो इसको मैंने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया है आप लोगों के लिए।
जिससे आपको और आसानी हो जाएगी और आप और अच्छी तरीके से अपने नोट्स में इसको इंक्लूड भी करिएगा और आप लोगों को याद रखने में भी जो है कहीं ना कहीं आसानी रहेगी। समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का काम किया है वॉट ने, वुडम ने, गिडिंग्स ने। तो ये सारे के सारे जो थिंकर्स हैं, जैसे वॉर्ड की बात करी जाए, वॉर्ड है सॉरी, वर्ड के अनुसार सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी ऑफ सोशल फिनोमिना, यानी कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ओडम कहते हैं कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, मतलब इन्होंने बेसिकली साइंस टर्म का यूज किया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, वर्ड, ओडम और गिडिंग्स ने साइंस शब्द का यूज किया है जब समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, व्यवहारों और क्रियाओं के रूप में है। सोशल रिलेशनशिप, बिहेवियर एंड एक्शन, एक्शन एंड इंटरेक्शन, ठीक है। तो इस संदर्भ में जो डेफिनेशन देने का काम किया है मैकआइवर एंड पेज ने, मैक्स वेबर ने, किम्बल यंग ने, गिन्सबर्ग या जेन्सबर्ग भी इन्हें कहा जाता है। मैकआइवर एंड पेज को तो मतलब आंख बंद करके सोशियोलॉजी का पढ़ने वाला बच्चा भी जो है वो कह देगा कि इन्होंने सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। आप लोगों को भी रटा होना चाहिए ये चीज। मैकआइवर पेज ने समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और समाजशास्त्र उन्हीं अमूर्त सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये डेफिनेशन देती, बहुत बहुत फेमस, बहुत बार पूछी गई डेफिनेशन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। सोशल एक्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना था, कह सकते हैं सब्जेक्ट मैटर माना था मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन को। किम्बल यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन है और गिन्सबर्ग के अनुसार समाज, जो इनकी जो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फोकस कर लीजिएगा। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशा और परिणामों का अध्ययन है। ये बहुत बार पूछा गया ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान, अभी विज्ञान के रूप में देखा वार्ड थे, ओडम थे, है ना। अभी सामान्य जनरल साइंस के रूप में किसने कहा है, तो सोरोकिन है और किंग्सले डेविस हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान कहा है। डेविस भी सामान्य विज्ञान कहते हैं और सोरोकिन भी सामान्य विज्ञान कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों का अध्ययन करता है। सामान्य शब्द, सामान्य जो टर्म है उसका यूज किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी आगे देखें तो सामाजिक तथ्यों संस्थाओं के रूप में किसने अध्ययन किया है, सामाजिक संस्थाओं समूहों के अध्ययन के रूप में, तो दुर्खीम का नाम आता है, जॉनसन का नाम आता है। और दुर्खीम ने तो बिल्कुल कहा ही था कि जो है समाजशास्त्र में किस सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना है। सब्जेक्ट मैटर है क्या, सामाजिक तथ्य। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अपने खुद भी देखिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर इस क्लास का लिंक भेजिएगा, जिससे कि ये जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं वो आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट डे, एकदम भी मिस मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सामाजिक तथ्य की बात करते हैं दुर्खीम, सामाजिक तथ्य ही सब कुछ है, समाज ही सब कुछ है, सोसाइटी इज एवरीथिंग, समाज ही देवता है। समाज का जो महिमा मंडन किया है दुर्खीम ने, और इन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र है संस्थाओं का विज्ञान है, सामाजिक तथ्यों का विज्ञान है, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है समाजशास्त्र, ये कहना था दुर्खीम का। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र समूहों का विज्ञान है। समूह यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बस इतना टर्म ध्यान रखेंगे आपको याद रहेगा कि ये जॉनसन का मानना है कि समाजशास्त्र समूहों का विज्ञान है, ठीक है। ये सारी की सारी डेफिनेशन अपने दिमाग में एकदम से बिठा लीजिए।
अब और भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सब्जेक्ट मैटर का मतलब समझते होंगे कि आखिर पढ़ा क्या जाता है समाजशास्त्र के अंदर, किन किन चीजों का पढ़ा जाना है, किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा, किन किन चीजों को शामिल नहीं किया जाएगा। अब ये भी इतना आसान काम तो नहीं था, जाहिर सी बात है। जैसे मैंने कहा ना कि समाज बहुत बड़ा है, विशाल काय है, इसको सीमाओं में बांधा जाए तो कैसे बांधा जाए, और उसका भी अध्ययन करना है हमको, तो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चीजों को लेना होगा। अदरवाइज फिर हम ना यहाँ के बचेंगे ना वहां के बचेंगे, और ऊपर से शर्त ये है कि इसको साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना है, तर्क सहित, तथ्य सहित। तो हमें इसे सीमाओं में, लिमिटेशन में बांधना होगा। सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये हुआ कि तथ्य, वो तथ्य जिन्हें हमें अध्ययन करना है समाजशास्त्र के अंदर, एक निश्चित विषय के अंदर अध्ययन किया जाए, एक निश्चित तौर तरीके हो, एक निश्चित तरीका हो, जिससे हमारा सोशियोलॉजी भी जो है वो एक विज्ञान के रूप में स्थापित हो सके। दुर्खीम सबसे पहले यहाँ पे बड़ा नाम आता है दुर्खीम का, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं समाजशास्त्र के। इन्होंने विषय वस्तु को 3 भागों में बांट दिया, सोशल आकार की, यानी कि इन्होंने सोशल, हाँ, सामाजिक आकार की या स्वरूप शास्त्र जिसे इन्होंने कहा, सामाजिक रचना या शरीर शास्त्र कहा, और सामाजिक समाजशास्त्र कहा कि देखो हमें इसके आकार को भी देखना है, जैसे कहते हैं ना कि बाह्य स्वरूप को भी देखना है, हमें आंतरिक स्वरूप को भी देखना है, हमें सामान्यतः जो घटनाएं घटती है उसे भी देखना है। इसको बिल्कुल इजीएस्ट वे में मैं बता रही हूँ, ऐसा कोई नहीं समझाएगा। आकार का भी अध्ययन करना है, प्रकार का भी अध्ययन करना है, और जिसे सोशल मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, सोशल फिजियोलॉजी कहा जाता है, और जनरल सोशियोलॉजी कहा जाता है। सोशल मॉर्फोलॉजी, यहाँ इंग्लिश में भी इस टर्म को समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। सोशल मॉर्फोलॉजी का मतलब यानी कि आकारिकी का मतलब ये हुआ कि जो समाज की संरचना, जो हम ये अध्ययन करते हैं ना कि भाई इसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है, सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जा रहा है, वो बात ठीक है। लेकिन समाज में अगर हम अपने चारों तरफ के पर्यावरण भी तो मैटर करता है ना, चारों तरफ का पर्यावरण भी तो महत्वपूर्ण है ना, तो फिजियो हमें हमें मॉर्फोलॉजी का भी तो अध्ययन करना होगा। हम्म, कि समाज है कैसा, जैसे आप देखते हैं ना कि भारत देश, भौगोलिक स्थिति उसकी क्या है, कहाँ पे स्थित है, इसकी दशाएं क्या है, इसमें मौसम कैसा है, भौगोलिक परिस्थितियां भी तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को, हमारे जीवन स्तर को, हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करने का काम करता है ना। जैसे पहाड़ों में रहने वाले व्यक्तियों की जो जीवन शैली होती है अलग होती है, मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले अलग होती है, जो एकदम मरुस्थलीय क्षेत्रों में रह रहे हैं उनकी जीवन शैली अलग है। तो उन्होंने कहा इसमें क्या अध्ययन करना है, सोशल मॉर्फोलॉजी, यानी समाज की भौगोलिक स्थिति, रचना। अब समाज में कौन आंतरिक, अब इसमें क्या देखा जाएगा, सामाजिक रचना या शरीर शास्त्र। ये तो ओवरऑल देख लिया कि भाई हमारा समाज कहाँ, हमारा देश कहाँ है, हमारा समूह कहाँ स्थित है, हमारी कम्युनिटी कहाँ पे, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। लेकिन अब हमारे यहाँ धर्म की स्थिति कैसी है, नैतिकता की स्थिति कैसी है, मूल्य किस प्रकार के पाए जा रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। आर्थिक व्यवस्था कैसी है, ये देखेंगे। फिर जनरल सोशियोलॉजी,
यानी कि समाज के जो विभिन्न अंग हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे कैसे निर्भर है, किस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं वो वास्तविक रूप में कैसी हैं, वो कैसे एक दूसरे पर प्रभाव डालती, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाए। तो दुर्खिम ने बेसिकली सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी की बात की थी। सामाजिक आकार की, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामाजिक समाजशास्त्र। याद रखिएगा, बिल्कुल ये रट लीजिए, इसलिए मैंने इसको और कायदे से एक्सप्लेन कर दिया। फिर कार्ल मैनहाइम आते हैं। कार्ल मैनहाइम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा। ये कहते हैं कि व्यवस्थित समाजशास्त्र होता है, सामान्य समाजशास्त्र होता है और ऐतिहासिक समाजशास्त्र होता है। इसमें हम व्यवस्थित तरीके से पहले समाज की घटनाओं को अध्ययन करेंगे, फिर हम जनरल वे में भी देखेंगे, इतिहास में जो घटी हुई घटनाएं थी उनको भी हम देखेंगे। भाई कहीं ना कहीं ऐतिहासिक संदर्भों में भी अध्ययन किया जाना जरूरी होता है कि इतिहास जो पास्ट में घटी हुई घटनाएं हैं वो हमारे प्रेजेंट पर प्रभाव डालती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है हम प्रेजेंट में करते हैं वो ठीक है, लेकिन जो पास्ट में हुई घटनाएं हैं वो भी प्रभाव डालती है, तो उन्हें भी हमें अध्ययन करना होगा। सोरोकी ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांट दिया। इन्होंने कहा कि देखो समाजशास्त्र में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक घटनाओं उनके बीच में पाए जाने वाले जो सहसंबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। दूसरी चीज इन्होंने कही कि भौगोलिक घटनाओं और सामाजिक जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, और समाज में घटित होने वाली प्रत्येक घटना की जो सामान्य विशेषता होती है इन सभी को अध्ययन किया जाता है। जिसबर्ग का मानना है कि सामाजिक आकारिकी का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बताया था दुर्खीम ने। फिर सामाजिक नियंत्रण का भी, अब ये नियंत्रण इन्होंने अलग से एक बात करी, भाई कंट्रोल भी जरूरी है। सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक परिवर्तन और निरंतरता का अध्ययन किया जाता है। ये सारे फैक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, तो इसलिए इन सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। र्यूटर एंड हार्ट आते हैं। इन्होंने कहा कि सोशल हेरिटेज यानी कि सामाजिक विरासत का अध्ययन किया जाता है कि हमें अपनी हेरिटेज में क्या क्या मिला है, हम क्या क्या लेके चल रहे हैं और अपने फ्यूचर में अपने आने वाली जनरेशन को क्या देने वाले हैं, हम क्या लेके आए हैं और क्या हम देने वाले हैं अपनी जनरेशन को। पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, तो हमें वो भी देखना है। देखो सिर्फ और सिर्फ संपत्ति की बात नहीं होती ना, बहुत सारी प्रथाएं होती हैं, बहुत सारी परंपराएं होती हैं, बहुत प्रकार के विश्वास होते हैं, सब कहीं ना कहीं हम पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते आ रहे हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसका डेवलपमेंट, इसकी इन्होंने बात की। इन्होंने बिल्कुल ही अलग तरीके का र्यूटर एंड हार्ट ने जो है विषय वस्तु के बारे में बात करी है, तो ये ध्यान रखिएगा। सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व और उसका विकास, सामाजिक प्रक्रिया, इसके बारे में र्यूटर एंड हार्ट ने बात की गई। उसके बाद में नंबर आता है किंग्सले डेविस का। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र के अंदर सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति और समाज का आपस में क्या संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सोशल चेंज की बात की जाती है, यानी सामाजिक परिवर्तन को अध्ययन किया जाता है। मैकएवन पेज ने सामाजिक संबंधों को, तो इनको तो भूलना ही नहीं है, किसी भी हाल में नहीं भूलना है, क्योंकि सामाजिक संबंधों का जाल है सामाजिक संबंधों का जाल है, इन्होंने ही कहा था मैकएवन पेज ने। तो इन्होंने अगर देखा जाए सब्जेक्ट मैटर के फॉर्म में, तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो है वो मानी थी सामाजिक संबंध। यहाँ पे मैं फिर से ध्यान दिला दूं कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को इम्पोर्टेंट माना था, यानी कि विषय वस्तु के रूप में अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र की। और जो हमारे दुर्खीम है उन्होंने सामाजिक तथ्य को महत्वपूर्ण माना था। सिबेल ने सामाजिक प्रक्रियाओं को तथा मैक्स वेबर ने सामाजिक संबंधों प्रक्रियाओं दोनों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। तो ये तो हो गया कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। अब आती है बात कि भारत में आखिर समाजशास्त्र का जो विकास है वो
कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ। भारत के लिए तो सबसे ज्यादा नवीन विषय है ये, सबसे अधिक अगर देखा जाए तो भारत के लिए ही है समाजशास्त्र का विकास। और उसमें भी अभी बहुत ज्यादा कहो कि ध्यान दिया जा रहा था, बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था, बस एक सह विषय के रूप में जो है समाजशास्त्र विषय यहाँ पे आया। अब हम देखते हैं कि हाँ, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसके लिए अलग डिपार्टमेंट बहुत मतलब अर्लियर डेज में अगर देखा जाए तो बना, उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ की भारतीय समाज की समस्याएं इतनी ज्यादा थी, इतनी उथल पुथल थी, लंबे अरसे तक देखा जाए तो गुलामी की जो एक कहते हैं ना, इतनी बड़ी दास्तां झेलने के बाद हमारे जो समाज की हालत थी, जो दशा थी, वो बहुत अच्छी तो नहीं थी, बेहद बेहद खराब थी। तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा जरूरत थी समाज को अध्ययन करने की, समाज की समस्याओं को जानने की। लेकिन नहीं, भारत में इसका उद्भव नहीं हुआ था। भारत में समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में विदेशों की ही देन है, पश्चिमी देशों से ही आया है, अन्य देशों की तरह। भारत में भी कुछ ऐसे विचारक हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हम देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, मनु द्वारा जो रचित मनुस्मृति थी, बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ रहे हैं, बहुत सारी प्राचीन जो है ऐसे ग्रंथ मौजूद हैं जिन्होंने भारतीय समाज के बारे में झलक दी है, जिन्होंने जानकारी दी है। लेकिन वो जितनी भी कृतियां थी, वो जितने भी विचारक थे, उनका जो उद्देश्य देखा जाए, उनका जो रूप स्वरूप था, वो समाजशास्त्री तो बिल्कुल भी नहीं था। यूरोप में अगर देखा जाए, जैसे हम देखते हैं ना, विशेषकर फ्रांस और इंग्लैंड में समाजशास्त्र का उद्भव औद्योगिक क्रांति जब आई तो उसके बाद में हुआ। आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन जब वहां पे आए, उसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं ये जो विषय है वो अवतरित हुआ। लेकिन बाद में औद्योगिक क्रांति बहुत देर से शुरू हुई थी, समाजशास्त्र की उत्पत्ति यहाँ पे पहले हुई थी। हमारे यहाँ समाजशास्त्र की उत्पत्ति में अगर देखा जाए तो उपनिवेशवाद यानी कि अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप होने वाले पश्चिमीकरण और आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंग्रेज तो थे ही, ब्रिटिशर्स ने अपनी जड़ें जमाने के लिए यहाँ पे रिसर्च वर्क भी खूब करवाए थे। देखो, डेवलपमेंट के नाम पे अगर देखा जाए तो भाई नाम तो लिया ही जाता है कि इन्होंने ये रोड बनवाई, ट्रेन चलवाई, ये किया, बिजली वगैरह सब कुछ है ना, नाम तो लिया ही जाता है अंग्रेजों का कि भाई जो एक कहा जाए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लेकिन उन्होंने क्या हमारे विकास के लिए थोड़ा ना किया था कि हमारा जो देश है एक विकसित देश बने या आगे बढ़े, ऐसा कोई उनका मोटो था नहीं। उनका उद्देश्य था अपनी जेबें भरना, अपने स्वार्थ के लिए। अगर वो कुछ कर भी रहे थे यहाँ पे तो अपने स्वार्थ हेतु कर रहे थे। तो वो उसी के चलते उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना करी, या देखा जाए तो आधुनिक आधुनिक जो या पश्चिमीकरण का जो एक दौर चला उस समय कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे आधुनिक शिक्षा हो चाहे वो पश्चिमी विचारधारा हो, उसको फॉलो कर रहे थे बड़ी तेजी से। उसके चलते ही बहुत बार, जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू से अगर देखा जाए ना, तो बहुत सारे मानव शास्त्रियों को, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ये जो ब्रिटिशर्स थे ये बुलाते थे, बाकायदा स्कॉलरशिप दे करके बुलाते थे बाहरी देशों से या अपने देशों से यहाँ पर, यानी अपने भारत में अध्ययन करने के लिए, कल्चरल स्टडी करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अध्ययन करें ये लोग आकर के, यहाँ की संस्कृति को जाने, बहुत सूक्ष्म तरीके से बृहद विश्लेषण करें और उसका फायदा अंग्रेज उठा सके, क्योंकि उन्हें तो अपनी जड़ें बहुत लंबे समय तक यहाँ जमानी थी। तो इस तरीके से उन्होंने किया और कहीं ना कहीं उसी फॉर्म में समाजशास्त्र भी आया। ठीक, तो 1914 में स्टार्टिंग हो जाती है इसमें। मुंबई विश्वविद्यालय में यह एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ था यहाँ पे। 1919 में यहाँ नागरिक शास्त्र प्लस समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी और पैट्रिक गेट्स इसके पहले अध्यक्ष बने थे, जो मुंबई विश्वविद्यालय में शुरुआत हुई थी।
फिर उसके बाद में दूसरा जो चरण देखा जाए तो 1924 में गिट्स की जगह जीएस घुरिये अध्यक्ष बने और इसमें घुरिये और कपाड़िया आदि भी जुड़ गए थे। 1917 में विश्वनाथ सेल के प्रयासों से कोलकाता यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विज्ञान की स्थापना हो पाई थी। राधा कमल मुखर्जी और विनय सरकार इसे संबंधित थे। 1920 में विश्वनाथ सिंह के ही प्रयासों से लखनऊ यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और राधा कमल मुखर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो भारत में समाजशास्त्र की जो कहते हैं ना नींव पढ़ना एक विषय के रूप में और यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो इसका डिपार्टमेंट बना उसके पीछे हमारे जितने भी विचारक हैं वो उनका अथक प्रयास था। 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था और 1938 में पुणे विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र और समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इरावती कर्वे जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। 1952 में जीएस घुरिये के सौजन्य से इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी और जिसके माध्यम से सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक एक शोध पत्र का भी प्रकाशन शुरू हुआ था। पोकॉक आते हैं। पोकॉक और ड्यूमो ने कंट्रीब्यूशन टू सोशोलॉजी की नामक एक जो रिसर्च बुक थी वो उन्होंने स्टार्ट करी थी और एक और रिसर्च जो मैगजीन थी इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन जो शुरू हुआ था वो भी 1920 में शुरू हुआ था। तो अभी तो इसमें बहुत सारे रिसर्च वर्क और बहुत सारे जो शोध पत्रिकाएं हैं बहुत सारे अगर डिपार्टमेंट के तौर पे भी देखा जाए इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और एक सब्जेक्ट के रूप में भी बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ। लेकिन अगर ये शुरुआती दौर देखा जाए तो ये बहुत अथक प्रयासों के बाद में ही जो है समाजशास्त्र एक विषय के रूप में यहाँ पे पठन पाठन की जो परंपरा है वो शुरू हुई थी। तो ये जितने फैक्ट्स हैं उनको आप पढ़ते जाइए और अगर आपको लग रहा है तो आप नोट भी करते चलिए। आपको नोट्स वगैरह तो मिल ही रहे हैं, आपको ये फ्री क्लासेस मिल रही हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि फ्री क्लासेस मिल रही हैं। बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। एक बार में नहीं समझ में अगर चीजें आ रही हैं तो आप कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली आपको बताऊंगी, डाउट क्लियर करूंगी और पढ़ते रहिए। साथ ही साथ में शेयर भी करते जाइए क्लासेस को और जल्दी ही आपकी जो है लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी जिसमें मैं एमसीक्यूज वगैरह भी आपको करवाऊंगी जैसे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाए साथ साथ। तो चलिए आज का सेशन यही तक है, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।